नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे हैं अपन। पिछले वीडियो में मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा के विषय में बात हुई थी कि किस प्रकार साथियों द्वारा जहर दिए जाने के कारण महाराणा सांगा की मृत्यु हुई और इनकी मांडलगढ़ में छतरी बनी हुई है। बात करते हैं महाराणा सांगा से आगे की कहानी की। तो देखिए, शासक जिसकी अपन बात कर रहे थे, महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे। अब महाराणा सांगा की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम धनबाई, जो जोधपुर की या मारवाड़ की रहने वाली थी। एक हम बात करें कर्मावती, बूंदी की रहने वाली थी। देखिए, महाराणा सांगा की 1528 में मृत्यु हो चुकी है खानवा के युद्ध के पश्चात साथियों द्वारा जहर दिए जाने के कारण। अपन अब बात कर रहे हैं वीडियो में जो सांगा के जो आगे की कहानी है उसमें, कि महाराणा सांगा की दो पत्नियां थी। धनबाई जोधपुर की रहने वाली थी और कर्मावती बूंदी की रहने वाली थी। अब धनबाई के भी दो संतानें, जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भोजराज। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भोजराज। इनसे जो छोटे थे उनका नाम था रतन सिंह। और कर्मावती से भी उन्हें दो संतानें उत्पन्न हुई। एक तो उत्पन्न हुए विक्रमादित्य, और एक उत्पन्न हुए उदय सिंह। तो देखिए, धनबाई से जो संतान हुई भोजराज सबसे बड़े, उसके बाद रतन सिंह, उसके पश्चात बात करें कर्मावती के दो संतानें, एक विक्रमादित्य और दूसरे थे उदय सिंह। ये भोजराज वही हैं जिनका विवाह हुआ था मीराबाई के साथ, जो कहाँ की राजकुमारी थी? मेड़ता नागौर की रहने वाली थी। मेड़ता नागौर की मीराबाई, जो रतन सिंह की पुत्री थी। मेड़ता नागौर के शासक थे रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई, और मीराबाई का विवाह हुआ था भोजराज के साथ। ये भोजराज खानवा के युद्ध में काम आ गए। ध्यान रखना, सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोजराज, ये खानवा के युद्ध में काम आ गए। खानवा के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी जो मीराबाई थी, ये भगवान कृष्ण को पति के रूप में पूजने लगी और डाकोर गुजरात के मंदिर में गिरधर की मूर्ति में कहते हैं लीन हो गई। राजस्थान में दासी संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी, वो भी मीराबाई के द्वारा की गई थी, और नरसिंह मायरो रत्ना खाती द्वारा इन्हीं के निर्देशन में लिखा गया था। तो भोजराज की मृत्यु खानवा के युद्ध में हो गई है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो रतन सिंह बनते हैं। तो 1528 में जो शासक बने, 1528 में जो शासक बने वो रतन सिंह बने, 1528 से लेकर 31 तक। फिर बात करें 1531 से जो शासक बने वो विक्रमादित्य बने, और 1537 में जो शासक बने वो 1537 से 72 तक शासक बने उदय सिंह। तो देखिए, बात करें धनबाई के दो पुत्र या महाराणा सांगा के जो सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज, वो खानवा के युद्ध में मारे गए। जो खानवा का युद्ध हुआ था, रूपवास तहसील भरतपुर में मारे गए। इनका विवाह मीराबाई से हुआ था। मीराबाई जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पूजा गया था। विक्रमादित्य ने इनको जहर देने का भी प्रयास किया था। भोजराज की मृत्यु के बाद बात करें हम रतन सिंह की। रतन सिंह 1528 से 1531 तक शासक रहे। लेकिन होता क्या है कि ये बूंदी, या हम बात करें रतन सिंह की, रतन सिंह 1528 से 1531 तक शासक रहे हैं। इनका ध्यान रखना, ये बूंदी के शासक थे सुरजनहाड़ा। बूंदी के शासक थे सुरजनहाड़ा।
सुरजनहाड़ा के पास अहेरिया उत्सव, सुरजनहाड़ा के पास अहेरिया उत्सव, या हम बात करें किसकी, आखेट खेलने के लिए गए थे। क्या खेलने के लिए गए थे? आखेट। बात कर रहे हैं हम रतन सिंह की। रतन सिंह को आमंत्रित किया था बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा अहेरिया उत्सव या आखेट खेलने में। इनका यहाँ विवाद हो जाता है और सुरजन सिंह द्वारा रतन सिंह की हत्या कर दी जाती है। सुरजन सिंह द्वारा रतन सिंह की हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना 1531 में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब जो रतन सिंह के बाद शासक बनते हैं वो अल्प आयु में बनते हैं विक्रमादित्य। शासक बने हैं विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी में। ध्यान रखना ये अल्प आयु में शासक बने हैं, अल्प आयु में शासक बने। अब अल्प आयु में शासक बने तो इनकी जो संरक्षिका है वो ध्यान रखना, इनकी जो माता थी, इनकी जो संरक्षिका है वो इनकी माता, संरक्षिका बनाया गया इनकी माता कर्मावती। ध्यान रखना कि विक्रमादित्य का शासनकाल 1531 से 1536 ईस्वी तक रहा है। 1531 में जब ये शासक बनते हैं तो इनकी आयु कम थी, अल्प आयु में शासक बने थे, तो इनके जो संरक्षण का कार्यभार संभाला था वो इनकी माता कर्मावती द्वारा संभाला गया था। बात करें हम इनके जीवन काल की दो प्रमुख घटनाएं। पहली घटना की बात करें 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा, गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। ये प्रथम आक्रमण था। सबसे महत्वपूर्ण बात है गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर प्रथम बार आक्रमण किया गया। यहां रानी कर्मावती द्वारा इनके साथ संधि कर ली गई और संधि के तहत उस समय चित्तौड़ के पास रणथंभौर का दुर्ग था। रणथंभौर दुर्ग बहादुर सिंह को प्रदान कर दिया, बहादुर शाह को प्रदान किया। ध्यान रखना कि गुजरात के शासक 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, प्रथम आक्रमण हुआ, जिसमें रानी कर्मावती और बहादुर शाह के बीच में एक संधि होती है। इस संधि के तहत जो रणथंभौर का दुर्ग है वो बहादुर शाह को प्रदान कर दिया जाता है और बहादुर शाह पुनः लौट जाता है। लेकिन एक वर्ष पश्चात 1534 ईस्वी में बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है। बहादुर शाह पुनः आक्रमण करता है, बहादुर शाह द्वारा पुनः आक्रमण कर दिया जाता है। और इस आक्रमण में ध्यान रखना, ये कहानी आप लोगों ने बचपन में किताबों में भी पढ़ी है कि रानी कर्मावती द्वारा इस बार हुमायूं को राखी भेजी जाती है। रानी कर्मावती द्वारा, देखिए इस समय भारत में मुगल काल चल रहा था। एक छोटा सा अपन देखें कि भारत में अगर मुगल काल की बात करें 1526 से 1857 का जो काल है वो मुगल काल रहा। मुगल काल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और बाबर कब से कब तक शासक रहा है? 1526 से 1530 तक। फिर इसके बाद शासक इनका पुत्र हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल अगर अपन देखें 1530 से 1540, फिर ये निष्कासित हो जाते हैं या निष्कासित जीवन बिताते हैं भारत से बाहर। और इस समय शेर शाह सूरी अफगान शासक शेर शाह सूरी भारत पर अपना अधिकार करता है, सूरवंश की स्थापना करता है 1540 से 1555 ईस्वी तक। कि हुमायूं 1540 में हार जाता है। चौसा के युद्ध के बाद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध और अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्थापित हो जाती है या भारत में शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो जाता है।
तो 1540 से 1555 तक शासक रहा है कौन? शेरशाह सूरी। फिर हुमायूं 1555 में पुनः शासक बनता है और 1556 में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो शासक बनते हैं वो भारत के अकबर बनते हैं 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर शासक बनता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। फिर शासक बनता है शाहजहां खुर्रम 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। और फिर शासक बनता है औरंगजेब। उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होता है और शासक कौन बनता है? औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। तो ये देखिए ये भारत में मुगल काल रहा है। तो इस समय चित्तौड़ का शासक विक्रमादित्य है और भारत का शासक हुमायूं है। और हुमायूं से मदद मांगती है कौन? कर्मावती। लेकिन हुमायूं मदद समय पर नहीं दे पाता है। तो एक बार थोड़ा सा अपन मुगल काल वापस देखें। 1526 से 1857 तक भारत में मुगल काल रहा है। बाबर 1526 से 30, हुमायूं 1530 से 40, फिर भारत से बाहर निष्कासित। फिर ये बीच में अफगान सूरवंश की स्थापना हो जाती है। फिर हुमायूं वापस शासक बनता है 1555-56 में। फिर अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, 1627 से 58 तक शाहजहां और 1658 से 1707 तक भारत का शासक रहता है औरंगजेब। पीछे चलते हैं वापस अपन कि बहादुर शाह पुनः आक्रमण कर देता है। तो रानी कर्मावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजती है। इसको ध्यान रखना। 1534 ईस्वी में बहादुर शाह पुनः आक्रमण कर देता है और ऐसे समय में कर्मावती द्वारा मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी जाती है। हुमायूं स्वीकार भी करता है, लेकिन ये यूपी सहारनपुर यूपी तक आके रुक जाता है और समय पर मदद नहीं पहुंचा पाता है। ध्यान रखना, हुमायूं को कर्मावती द्वारा राखी भेजी गई थी, लेकिन ये मुगल जो शासक था हुमायूं, ये राजपूतों का सहयोग करने में असफल हो जाता है। और यहाँ पर रानी कर्मावती द्वारा विक्रमादित्य और अपने पुत्र उदय सिंह को, ध्यान रखना कि रानी कर्मावती द्वारा क्या होता है? विक्रमादित्य और उदय सिंह को, कर्मावती द्वारा विक्रमादित्य और उदय सिंह को, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया जाता है। बूंदी भेज दिया जाता है। ध्यान रखना कि कर्मावती द्वारा क्या होता है कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित रूप से बूंदी भेज दिया जाता है। और सेना का जो सेनापति या सेनापतित्व ये सौंपा जाता है बाघ सिंह को, या विक्रमादित्य का जो प्रतिनिधि था वो कौन बनकर आया? बाघ सिंह बनकर आया। देखिए क्या होता है युद्ध भूमि में कि बहादुर शाह द्वारा द्वितीय आक्रमण किया गया 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर। तो उस समय चित्तौड़ के शासक थे विक्रमादित्य। अल्पायु होने के कारण इनकी माता संरक्षिका कर्मावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजी जाती है सहयोग के लिए, लेकिन हुमायूं समय पर सहायता उपलब्ध नहीं करवा पाता। तो ऐसी स्थिति में विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित रूप से उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में बाघ सिंह के नेतृत्व में सेना क्या करती है? युद्ध लड़ती है। तो यहाँ पर बाघ सिंह लड़ता हुआ मारा गया, यानी कि बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ध्यान रखना, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो इस प्रकार अपन बात करें कि 1534 ईस्वी में क्या हुआ है? चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ है। ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग का दूसरा साका कब हुआ है?
1534 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ है। तो ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए हैं, जिनमें से हम दूसरे साके की बात कर रहे हैं। पहला साका 1303 ईस्वी में हो चुका है, दूसरा साका 1534 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ, बाघ सिंह और कर्मावती के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया। अब बात करें हम ये बाघ सिंह को ध्यान रखना, एक तो देवलिया दीवान कहा जाता है, बाघ सिंह को देवलिया दीवान कहा जाता है, और इनकी जो छतरी है वो रामपोल दरवाजे के पास बनी हुई है। छतरी कहाँ बनी हुई है? रामपोल दरवाजे के पास बनी हुई है। ध्यान रखना, बाघ सिंह के नेतृत्व, बाघ सिंह को क्या कहा जाता है? देवलिया दीवान, और इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? रामपोल दरवाजे के पास। अब दूसरा साका हो गया। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद विक्रमादित्य और उदय सिंह वापस लौटते हैं चित्तौड़ दुर्ग में। तो इसके आगे की कहानी की अपन बात करते हैं कि फिर क्या हुआ। तो देखो, हम बात करें कि जो उड़ना राजकुमार था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज की एक दासी थी जिसका नाम था पूतलदे, और इनके जो पुत्र था बनवीर। ये कहानी भी हमने बहुत बार सुनी है कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी पूतलदे, और उसका पुत्र था बनवीर। तो इस बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है। ये स्वयं शासक बनना चाहते थे। ध्यान रखना, बनवीर स्वयं शासक बनना चाहता था, तो ये विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, और इनकी हत्या करने के बाद ये जनाना महलों में पहुंचता है, जहां किसका पालन पोषण हो रहा था? जहां पर कौन था? उदय सिंह विद्यमान था, और ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था। लेकिन उदय सिंह को इनकी जो धाय माँ थी, जो इनका लालन पालन कर रही थी, पन्ना द्वारा, धाय माँ पन्ना द्वारा क्या किया गया? अपने पुत्र चंदन को इसके स्थान पर लेटा दिया गया। अपने पुत्र किसको? चंदन को उदय सिंह के स्थान पर लेटा दिया गया। तो विक्रमादित्य आता है और इस चंदन की उदय सिंह समझकर हत्या कर देता है। तो इस प्रकार जो धाय माँ पन्ना है, इन्होंने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह या मेवाड़ के शासक उदय सिंह की क्या की? रक्षा की, और यहाँ से उदय सिंह को निकालकर सुरक्षित रूप से पहुंचाती है कुंभलगढ़ के दुर्ग में, जहां इसका क्या हुआ? लालन पालन हुआ। किसके नेतृत्व में? आशा देवपुरा, किलेदार आशा देवपुरा के पास। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो शासक बनेंगे वो उदय सिंह बनेंगे। तो देखिए, बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है, तो बीच का जो एक वर्ष है 1536 से 37 तक, वो बनवीर के पास, चित्तौड़ का शासन किसके पास? बनवीर के पास है। तो जनाना महलों में उदय सिंह की हत्या करने जाता है बनवीर, लेकिन राजस्थान के इतिहास की एक प्रसिद्ध महिला जिसने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की, धाय माँ पन्ना, ये इनको सुरक्षित रूप से ले जाती हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहां इनका लालन पालन किलेदार आशा देवपुरा के नेतृत्व में किया। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक की कहानी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उदय सिंह के बारे में और उदय सिंह के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।